नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ट्रंप ने जो अभी आज पलटी मारी, उसके बाद सिचुएशन को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए, जोश में आके कोई कुछ भी कह दे, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन थोड़ा संजीदगी से गहरे जाके अगर आप एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी आती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। आज हम साथ साथ सोचेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। जो लोग इस बारे में दिमाग इस्तेमाल करें साथ साथ, वो चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि ट्रंप ने ये कहा है कि भाई हम 2 हफ्ते लगाएंगे, अभी उससे पहले हम कोई फैसला नहीं करने वाले हैं कि अमेरिका इस लड़ाई में शामिल हो या ना हो। इजराइल निहत्था खड़ा हुआ है, उसकी तलवार की धार जो है वो एक्सपोज हो चुकी है और उसका ढाल गिर गया है। एक ऐसा योद्धा है जिसकी धार जिसका गिर गया है, उसका जो शिरस्त्राण होता है, जो शरीर पे वो लोहे की जंजीर वाला कपड़ा पहने रहते हैं, जिरह बख्तर, शिरस्त्राण तो हेलमेट को कहते हैं, वो भी नहीं है। यानी वो वल्नरेबल है। ईरान के हाथ में तलवार है, जब चाहे उसको वो घायल कर सकता है, जख्मी कर सकता है और अगर युद्ध में नहीं लड़ पाए तो मार भी सकता है। तो सिचुएशन ऐसी है कि 2 हफ्ते का समय चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अभी इजराइल के पास में जो था, जो गिमिक था, जो वो जादू दिखा के एकदम से ऐसे आग का गोला उठता है, उसके अंदर से कबूतर निकाल देता है, तो वो चमत्कारी काम इसने किया। कहाँ पे? याद कीजिए, हिजबुल्लाह के पेजर की बैटरी में किया था काम, ब्लास्ट कर दिया सारे के सारे। दूसरा उसने अभी किया कि जो अंदरूनी दुश्मन थे ईरान के, उनका इस्तेमाल करके कुछ ड्रोन अटैक वगैरह करवा दिए थे शुरू में। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि ईरान ने वहाँ पर इंटरनेट वगैरह बंद कर दी है कि वो सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट ही ना कर पाएँ और ड्रोन वगैरह इस्तेमाल भी ना कर पाएँ। तो ये जो सारा खेल तो संचार का है। अगर ये लोग आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे तो ईरान पे हमला भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी हालत में इजराइल जो है, उसकी सिचुएशन आप समझ सकते हो कि जब उसके ऊपर अजीब अजीब अतरंगी ऐसी ऐसी मिसाइल आ रही है जो दिवाली में पटाखे नहीं बने आज तक जिस डिजाइन के, और वो 11 शॉट होता है ना, ऊपर जाता है आसमान में, एक में से 10 निकलते हैं, उसको मिसाइल में बना दिया भाइयों ने। अब ये जो मिसाइलें हैं ये एकदम लक्ष्य पे लग रही हैं, जहां चाह रहा है वहां गिरा रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इजराइल को ये उम्मीद थी कि अमेरिका आ जाएगा तो हमको बचा लेगा। नेतन्याहू का पूरा जोर इस पे था कि इस समय अमेरिका की बहुत ज़रूरत है। पहली बार शायद इजराइल ने, भैया मैं इजराइल की जगह ईरान, ईरान की जगह इजराइल बोल जाता हूँ, कल भी मैंने ये गलती की थी, मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में इतनी खिचड़ी है, इतना खिचड़ी है तो भाई मिल क्यों नहीं जाते हो, क्यों लड़ रहे हो? खैर, तो जो सिचुएशन है वो आने वाला समय इजराइल के लिए थोड़ा जोखिम भरा है। लेकिन ये जो जोखिम है और ये जो तनाव है और ये प्रेशर है, ये इस कहानी का एक हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले हम ट्रंप के क्या सारे बयानों को ले लें, किस तरह से रोटी की तरह वो पलटते रहे, तो आपको समझ में आएगा कि 13 जून को उन्होंने कहा कि जैसे ही इजराइल ने मिसाइल चलाई, उन्होंने बोला एक्सलेंट, वेरी सक्सेसफुल, ईरान की तारीफ़ कर दी, इजराइल की तारीफ़ कर दी और ईरान को चेतावनी दे दी कि अब चुपचाप समझौता कर लो वरना और क्रूर हमले होंगे। याद है? एक तरफ खड़ा हुआ था बंदा एकदम। 16 जून को 3 दिन बाद कि भैया नहीं है, अमेरिका इसमें सीधे इन्वॉल्व नहीं है, मिसाइल हमलों में अमेरिकी हितों को टारगेट ना किया जाए, हमसे पंगे मत लेना, हम बीच में नहीं बोल रहे हैं। 17 तारीख को, अगले ही दिन, जब वो वहाँ से निकले G7 से, तो कहा गया कि सीज फायर कर लिया जाए। फ्रांस वालों ने कहा, तो बोले अब नहीं, अब तो रियल एंड होगा, सीज फायर नहीं होगा, और वो अमेरिका के लिए भाग गए, G7 बीच में छोड़ के। 18 तारीख को उन्होंने इजराइल को एयर स्ट्राइक जारी रखने और ईरान को
अल्टीमेटम देने को कहा कि अब 2 हफ्ते में अब ये हो जाएगा, और उसके बाद 19 और 20 को ट्रंप फिर जुड़ गए और तैयार रहो वगैरह वगैरह बोलते रहे। कुल मिला के ये सब बातें जो हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप ये समझें कि ट्रंप का रवैया ढुलमुल भरा है। तो ट्रंप का रवैया भी ये ढुलमुल वाला क्यों है? तो इन सब चीज़ों के बीच में आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आने वाले 2 हफ्तों में क्या होगा। क्या इस हालत में, जब इजराइल है, जब बेहद कमज़ोर हालत में है और जब ईरान एक के बाद एक सरप्राइज़ दे रहा है, तो क्या ईरान इजराइल की चटनी बना देगा? क्या ईरान इजराइल को 2 हफ्ते का फ़ायदा उठा के नेस्तनाबूद कर देगा? क्या आज की रात इजराइल के लिए कत्ल की रात हो सकती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, पर ग्राउंड सिचुएशन क्या है इसको हम समझते हैं। क्या इजराइल और आगे बढ़ के खतरनाक हथियार छोड़ेगा? पर इजराइल के पास में खतरनाक इससे ज़्यादा है क्या? ये भी एक सवाल है। तो क्या हो रहा है? जो आखिरी ये था, बड़े भैया आएंगे, टम्पू चाचा आएंगे, हमारी जान बचाएंगे, उन्होंने भी कह दिया अभी 2 हफ्ते तुम ही संभालो भाई, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो अब जो सिचुएशन इमर्ज कर रही है, उसके आधार पे अगर हम एनालिसिस पे आगे बढ़ें तो मुझे चीज़ें थोड़ी अलग लगती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस 2 हफ्ते में इजराइल के ऊपर ईरान अपने हमले बहुत ज़्यादा तेज़ करेगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि इजराइल ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ आक्रमण करेगा। ये दोनों लोग कम से कम 3-4 दिन, उसके बाद की सिचुएशन क्या रहेगी वो नहीं पता हमको। 3-4 दिन ऐसे छिटपुट 8-10, 2-4, 6-8 मिसाइल एक दूसरे पर फेंकते रहेंगे, थोड़ी टारगेटेड, थोड़ी निशाने पे, जहां मारने से फ़ायदा हो। जैसे कि इनका जो मिसाइल बनाने वाला डिपो था, उसके ऊपर एक मिसाइल गिरा दी उन्होंने, उसके सैनिक अड्डे पे गिराई, वो अस्पताल के बगल में था। एक इंस्टीट्यूशन पे गिराई जहाँ रिसर्च होता है न्यूक्लियर वगैरह, और वो कह रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में गिराया। तो इस तरह की टारगेटेड हमले होंगे, लेकिन बड़ी लड़ाई छिड़ने की उम्मीद कम है। अब इन चीज़ों को हम जोड़ते हैं, समेटते हैं जो चीज़ें हैं, और नई चीज़ें सामने लेके आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 हफ्ते का समय एक ऐसा समय है जिसके बीच में सारी की सारी ताकतें बैक चैनल डिप्लोमेसी में जो लगी हुई हैं, वो इनके बीच में एक यथास्थिति, एक युद्ध विराम, एक सीज फायर खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल अगर आप समझें तो वो इसी तरह से लोगों को डरा के और काबू में लाने की कोशिश करते हैं। जेलेंस्की को उन्होंने यही कहा कि हम पैसे वैसे नहीं देंगे, तुम्हारी सारी सहायता बंद कर देंगे, लड़ लेना के, ताकि एक प्रेशर महसूस हो और वो समझौता करने के बारे में सोचे। ये जो सिचुएशन है यही इजराइल के साथ में है। ट्रंप ये नहीं कहते कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम, हम भी तेरे साथ चल रहे हैं। बल्कि ट्रंप का स्टाइल ये है कि अगर उसको सीज फायर कराना है, शांति करानी है, तो डांट दपट के शांति कराना है। 2 हफ्ते का जो टेंशन दिया है उसने ना नेतन्याहू को, उसके बाद नेतन्याहू की सारी अकड़ गायब हो गई है। अब जो बातचीत की बातें हो रही हैं, बातचीत के टेबल पे लाने की बातें हो रही हैं, और हर बातचीत से पहले एक बातचीत पीछे बैक चैनल पे होती है, दूतों के माध्यम से होती है, मध्यस्थों के माध्यम से होती है, और असली बातचीत जब वो पहले से तय हो जाना है क्या होना है, तब लोग टेबल पे बैठ के फाइनल करके डील ठप्पा लगा देते हैं। तो बहुत सारे पीछे बैक चैनल पे चीजें चल रही हैं, और उन्हीं चीजों के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन की सलाह पर ट्रंप को कहा गया कि आप जरा इजराइल को सर चढ़ाना बंद करो,
क्योंकि जब तक ये आपकी दम पे उछलता रहेगा तब तक सीज फायर नहीं होगा। केवल आप एक ईरान को दबाव में लेके सीज फायर नहीं कर सकते, दबाव में लिया था। ट्रंप ने दबाव में लेने की कोशिश की थी, कहा था कि तुमको जो है वो तुम्हारे नेता को हम जब चाहे मार सकते हैं, तुम्हारा आसमान हमारे कब्जे में है। लेकिन उससे क्या है, इजराइल ज्यादा जोश में था। उनको लगता था कि मेरे साथ हैं पापे, तो मैं जाके 2 घूंसे और जमा दूं। अभी सिचुएशन थोड़ी फर्क है। अब ट्रंप ने छोड़ दिया, तेरे अंदर दम है तो लड़ ले, नहीं है तो आजा, तेरी मैं बातचीत करा देता हूं, सुलह करा देता हूं। तो अब नेतन्याहू को भी समझ में आएगा कि यार कहां फंस गए हो, अब ये तो साथ नहीं दे रहे, जिसके भरोसे हम लड़ते आ रहे हैं। इजराइल है क्या? इजराइल प्रॉक्सी है अमेरिका का, अमेरिका नहीं तो इजराइल नहीं, और जो कुछ है इजराइल के पास अमेरिका का है। अभी ट्रंप की टेंशन दूसरी भी है कि जितने अस्त्र शस्त्र थे वो सारे के सारे तो ईरान ने फतेह कर लिए, तो अमेरिका के पास एक्स्ट्रा कौन सा हथियार है भाई? जितने अमेरिका के पास लड़ाकू विमान है उसने सब इजराइल को दिए हुए हैं, जितनी मिसाइलें हैं सब दी हुई हैं, जितनी एयरवेट डिफेंस सिस्टम है सब दिए हुए हैं। अब वही इजराइल हार गया जो आपके यंत्रों से युद्ध लड़ रहा था, तो फिर इसका मतलब आपके लिए भी खतरा है। और मैंने कल आपको बताया था कि कैसे अपनी जल्दी से ट्रंप ने सारे अपने विमान छिपा दिए और वहां से हटा लिए। और नेतन्याहू के लिए भी एक संदेश है कि अमेरिका ने अपने सारे अड्डे विड्रॉ कर लिए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का सपोर्ट हमको मिल ही ना पाए जब ज़्यादा तबाही हो। तो इस प्रेशर के बीच में बैक चैनल पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। कौन लोग काम कर रहे हैं इसको समझते हैं। अब इजराइल क्या कर सकता है? या तो वो उसके परमाणु ठिकानों पे बम गिरा दे। वो परमाणु ठिकाने है ही नहीं, जो कल मिसाइल पे गिराया था वो सॉलिड स्टेट मिसाइल थी, उसको तो खुले में करना पड़ता है, इसलिए बाहर थी। बाकी ईरान का तो सब कुछ अंडरग्राउंड है, ज़मीन के इतना नीचे है कि अगर आप पैदल पैदल जाओगे तो आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो ऐसी हालत में अभी जो पीछे से लोग एक्टिव हैं उनका दौर आ गया। इस वक्त के शहंशाह कौन है? इस वक्त के वो शहंशाह हैं जो इसको पीछे से मिला रहे हैं। कतर, ओमान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये लोग बहुत एक्टिवली इस वक्त समझौता कराने में लगे हुए हैं। और ऐसा समझा जा रहा है कि ट्रंप को इन्हीं लोगों ने कहा है कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर और खून खराबा ना हो, अमेरिका को कूदना ना पड़े और अमेरिका की थुक्का फजीयत ना हो, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये ट्रंप ही है जिसने अमेरिका के लोगों को भरोसा दिलाया था। और हम सब खुश हुए थे कि अमेरिका का दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप, दखलंदाजी बंद होगी तो अच्छा होगा, भगवान करे ट्रंप जीत जाए। यही तो था ना कि ये ट्रंप जो है पूरी दुनिया में जो अमेरिका दादागिरी चलाता है, युद्ध करवाता है, गुलाम बनाता है, WTO के जरिए, IMF के जरिए, नाटो वाटो तमाम उसने दुनिया में अपने तंत्र फैला रखे हैं, वहाँ से ट्रंप अपने आप को समेट लेगा। और इसी आस में उसके समर्थक भी ये कहते थे भैया अमेरिका फर्स्ट, तुम अमेरिका के बारे में सोचो, हमको क्या मतलब है इजराइल से, हमको। तो वो सीन जो है उसमें ट्रंप फंसे हुए। एक तो उनके अपने हथियार फेल हो गए वहाँ पर उस परीक्षा में, दूसरा उनको ये लग रहा है कि भाई अब हम देश में भी गाली खा रहे हैं। मैंने कल की वीडियो में बता दिया किस तरह से अटका हुआ मामला। तो इसलिए ट्रंप ने खुशी खुशी इसको स्वीकार कर लिया, ठीक है हम नेतन्याहू को थोड़ा प्रेशर में रखते हैं। उधर ईरान पहले से ही कह चुका है कि हम परमाणु बम नहीं बनाने वाले हैं। ये तो यही लोग कह रहे थे ना कि वो बना रहा है, तो उससे जब आप ये समझौता करोगे, और वो समझौता करने के लिए टेबल पे आ रहा था, ट्रंप के साथ समझौता करने वाला था। 16 तारीख को, 13 तारीख को इन्होंने कांड कर दिया, और ये माना जा रहा है कि कांड भी ट्रंप ने ही कराया, नहीं तो समझौता करना पड़ता तो ईरान को हम निशाना बनाना छोड़ना पड़ता, हमको ईरान से सैंक्शन हटाने पड़ते, फिर ईरान का तेल मार्केट में आ जाता, फिर हमारे शैल ऑयल जो अमेरिका का खेल है वो प्रभावित हो जाता। 50 सारी चीज़ें थी तो ये करवा दिया। अब दिक्कत ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट, उस कंडीशन में अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकते, और आगे बढ़ेंगे भी तो अब देख के ऐसा लग रहा है कि ईरान की तैयारी ऐसी है कि वो अमेरिका को भी निपटा लेगा, निपटाए ना निपटाए हिला देगा। और खुमैनी ने ये कहा था कि हम भले ही अमेरिका से ना जीत पाए, लेकिन जितना नुकसान हमारा होगा उससे ज़्यादा नुकसान, खुमैनी कह रहा हूँ, खमनेई, हम अमेरिका का करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है
वो बहुत तेज़ी से चल रही है। कतर, ओमान और यूरोपियन देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सक्रिय रूप से मध्यस्थता में लगे हुए हैं। ईरान के साथ बात करते हैं, कभी इजराइल के साथ बात करते हैं और युद्ध विराम, परमाणु वार्ता के लिए संदेश भेजे जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम पे भाई लचीलापन दिखा लो, थोड़ा ट्रंप मान जाए और थोड़ा ईरान मान जाए। अब ईरान के पास में सिचुएशन ये है कि वो पहले ही सब कुछ छोड़ने पे मान चुका है, एक बार समझौता कर चुका है, जिस समझौता को अमेरिका में इसी ट्रंप ने वापस ले लिया, तो वो तो फिर कर लेगा उस समझौते को। तो जो लचीलापन दिखाना, अमेरिका को दिखाना है, इजराइल को दिखाना है, और ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं जो, और ये जो समझ रहे थे कि इराक की तरह इनको लपेट लेंगे, WND के नाम पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो फेल हो गया, उल्टा पड़ गया। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र भी बार बार दोनों पक्षों को और ट्रंप को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब शांति करो। और उस मामले में एंटोनियो गुटेरेस जो है, उन्होंने आपात बैठकें बुलानी शुरू कर दी हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, यानी एक हर तरफ से मध्यस्थता की बात हो रही है। लेकिन ये जो मध्यस्थता की बातें अभी तक आपने सुनी, इनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ मीठी मीठी रिश्ते में रहते हैं। तो आपको लगेगा क्या अमेरिका मध्यस्थता करना चाहता है? क्या अमेरिका ने इसको 2 हफ्ते के लिए इसीलिए किया कि मध्यस्थता हो जाए वगैरह वगैरह? तो सिचुएशन ऐसी नहीं है। सिर्फ यही ओमान, कतर और जो यूरोप के देश हैं, सिर्फ यही नहीं है, दूसरी तरफ से ईरान के दोस्त भी अब शांति चाहते हैं और मध्यस्थता चाहते हैं। इसमें रूस और चीन का बहुत बड़ा रोल है, और रूस के पुतिन ने नेतन्याहू, पेजेस्कियान और ट्रंप से बातचीत भी कर ली है, तीनों पक्षों से, कि भाई आप ख़त्म करो। उसने कहा भी था कि अब सीज़फायर में मध्यस्थता करने को तैयार हूँ, ये पुतिन बोल चुका है कि मैं बैठ के बातचीत कराने को तैयार हूँ। तो इस कंडीशन में अगर एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है रूस, उसका ईरान का, ईरान के साथ रूस का समझौता बहुत गहरा है, और अगर वो रूस ईरान के साथ बैठ के कुछ करना चाहता है तो जाहिर बात है इस बातचीत के लिए, जो भी बातचीत होगी उसके लिए कुछ समय चाहिए ना। जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, ईरान कुछ शर्त रखेगा, वो कुछ शर्त रखेंगे, फिर बातचीत होगी, कुछ बढ़ेगा, कुछ घटेगा, यही होगा ना। तो जब ये होगा तो इसके लिए हफ्ते 2 हफ्ते तो चाहिए। तो उस 2 हफ्ते के बीच में आपने नोटिस किया होगा कि एक तरफ तो ट्रंप ने 2 हफ्ते का टाइम मांग लिया, दूसरी तरफ ईरान और इस्राइल को भी ये सलाह दी गई है कि थोड़ा सा संयम रख लो, 2-4 मिसाइल डालते रहो, वरना आज 10 साल तक लड़ने जितना रसद ईरान के पास रखा हुआ है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भले ही फेल हो गया हो, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी अभी भी काम कर रहा है। फेल पूरा उनका भी नहीं हुआ, उनका भी जो है वो 60% हमले रोक पा रहा है। अब ये ईरान जानता है कि मैं कौन से 60% रुकवाने हैं मुझे और कौन से वाले इस निशाने पर पहुंचाने हैं। और ईरान के अंदर हमले जो अंदर से भीतर घातियों से करा रहे थे, उसको उसने रोक दिया है, और बहुत ज़्यादा अटैक ये कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो गिरा ले रहे हैं इसराइल की मिसाइलें और इसराइल के विमान ज़्यादा नहीं है देखिए ईरान के पास। उसकी वजह कि इतने सारे प्रतिबंधों के कारण वो नए विमान नहीं ले पाया, अपने नए विमान, लेकिन उसकी कमी उसने अपने घर में बनी हुई मिसाइलों से पूरी कर दी है। दोनों के बीच में सोचिए 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है, और वहाँ से लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो अब इस सिचुएशन में तुर्की, सऊदी अरब जैसे देश बार बार क्षेत्रीय स्थिरता की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कह दिया भैया आप, हम दूर से मेहमान अच्छे हैं, बस हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा मिल के रह लो यार, मध्यस्थता के नाम से दूर से हाथ जोड़ लिया। अब आप समझिए कि इन सारी सिचुएशन में शांति की तरफ ज़्यादा इशारे जा रहे हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने चेतावनी दे दी है कि ये पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है, और यूरोपीय संसद में भी तनाव कम करने की अपील की गई है। G7 देशों के जो अभी सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर भी इस इलाके की स्थिरता की बात की गई थी, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है, एनर्जी एजेंसी है,
उसने भी ये कह दिया है कि भैया परमाणु सुविधाओं पर अगर हमला हुआ तो खतरा बढ़ जाएगा। दोनों तरफ दबाव है। 585 मौतें हो चुकी हैं ईरान में और एक बड़ी संख्या में मौतें इजराइल में भी हो चुकी हैं, जिनको उसने काफ़ी हद तक छुपा लिया है। और दुनिया पे एक प्रेशर है भाई, तेल की कीमत 9% बढ़ गई है। तो जो सीन मैं देख रहा हूं उसके हिसाब से इस समय ये जो 2 हफ्ते हैं, ये 2 हफ्ते युद्ध के हफ्ते नहीं हैं। ये वो 2 हफ्ते नहीं है जिसमें ईरान जो है बहुत सारा हमला करके इजराइल को निपटा देगा कि चलो अभी ट्रंप तो नहीं आ रहा है, मैं कुछ करूं ना। इन 2 हफ्तों में मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से शांति वार्ताएं तेज होंगी और हो सकता है हफ्ते भर में कोई ज़्यादा ठोस और अच्छी पहल सामने आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जो बेहतर हों। लेकिन ये जो शांति वार्ता हो रही है, अब के हालात को देख के जो ईरान को पसंद करने वाले लोग हैं उनको लग रहा होगा क्यों शांति हो रही है, एक बार आ जाने दे पीओ को यहाँ पे, पीओ के हाथ में आ जाए एक बार शुरू हुआ है तो। जैसे यहाँ पे सोच रहे थे लोग, वैसे ही वहाँ पर भी जो ईरान के समर्थक वो चाह रहे हैं कि इस बार तो यार इजराइल को निपटा दो, ये बहुत बड़ा सरदर्द है, अभी बाजी हाथ में आई है, छोड़ने का नहीं। ये ईरान के समर्थन मान के चल रहे हैं। पर सरदर्द दूसरे भी हैं। अगर शांति भी होती है तो भी सबसे ज़्यादा फायदे में ईरान ही रहने वाला है। पूछिए क्यों, कमेंट में पूछिएगा। ईरान को इस सिचुएशन में जो लोग मर गए हैं, फर्स्ट लाइन के उसके जो वैज्ञानिक मारे गए हैं, सेना के अधिकारी मारे गए हैं, वहाँ का स्ट्रक्चर बड़ा वो है, उसमें ये नहीं कह सकते कि वो उनकी सेना ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ उसके मनोवैज्ञानिक वो हैं, वो भी बाहर के लोगों के लिए। ईरान के लोगों के लिए तो सिस्टम एकदम टकाटक है। तो ईरान इस छोटे से नुकसान के बाद अचानक उसकी एक अथॉरिटी बढ़ गई पूरे इलाके में, आसपास के इलाके में। पाकिस्तान वाला भी मुनीर गया था, याद कीजिए, ट्रंप से बात करने, और वहीं खड़ा होकर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको संबोधित करते हुए उसने कहा कि हम ईरान के साथ में हैं, जब वो ट्रंप के यहाँ पे बोटियां खा रहा था। तो उसके अच्छा खासा समर्थन ईरान के पास में है। अगर ईरान के समर्थन की बात करूं तो आप देखेंगे एक लंबी लिस्ट है। ईरान के साथ हिजबुल्लाह है लेबनान से, एक पीएमएफ है, एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, एक कूटनीतिक गठबंधन है, जो इराक में शिया मिलिशिया है वो उसके साथ में है, और इसी तरह से बहुत सारे फोर्सेस हैं। हूती है यमन का, इसके अलावा गाजा में हमास है। अब ये तो छोटे मोटे आप मान लो, इनको तो स्टेट की पावर बहुत बड़ी होती है, सरकारों के आगे कोई ये सब क्या कर सकते हैं। फिर भी ये सरदर्द तो हैं इजराइल के लिए। लेकिन जो लोग हैं मजबूती से, वो तो हैं रूस और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी और सीरिया में सहयोग पर समझौता हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के हमलों की रूस निंदा कर चुका है। बुशेहर परमाणु संयंत्र पर हमले को चेरनोबिल जैसी तबाही की चेतावनी दी है रूस ने, और उसने कहा कि अभी तक हमने सैन्य सहायता को सीमित रखा है, लेकिन हम हथियार आपूर्ति कर सकते हैं। चीन ने इजराइल के पे का जो हमला था इजराइल ने किया था उसकी निंदा की और कहा कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। ईरान से तेल आयात और आर्थिक सहयोग वो लगातार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में वो समर्थन दे रहा है और इन दोनों के पास वीटो पावर है। कतर की स्थिति भी, ओमान की मैं आपको बता चुका हूँ, और सीरिया की, ये लोग मध्यस्थता भी कर रहे हैं और ईरान को सपोर्ट भी दे रहे हैं। यानी कि ईरान को आज अगर शांति वार्ता होती है तो बहुत सारे नए दोस्त मिल चुके हैं इस तनाव के बीच में, जो खुल के समर्थन में सामने आ गए। शिया सुन्नी के झगड़े से ऊपर उठ के इस्लामिक दुनिया का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया अब ईरान। अब ईरान को सब सलाम कर रहे हैं, सब करें हाँ, ये ताकत है जो मुसलमानों के साथ खड़ी हो सकती है। ईरान को अमेरिका के प्रतिबंध समाप्त होने का सुनहरा मौका मिल गया है, क्योंकि अब समझौता अगर हो गया परमाणु वाले मामले पे तो प्रतिबंध हट जाएंगे।
जाहिर बात है, फिर प्रतिबंध किस बात पे? आपके प्रतिबंध जो है परमाणु हमले को लेकर ही तो हैं कि भाई परमाणु हथियार बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने नहीं बनाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। फिर वो गारंटी भी लेगा, मैं नहीं बना रहा हूं, मेरी रक्षा की क्या गारंटी है? कल के दिन ये जो इजराइल है इसका कोई चरित्र नहीं है, धोखा देता है, इसने मिसाइल छोड़ दी तो मैं क्या करूंगा? अब बताओ, डिटरेंस चाहिए ना। डिटरेंस का मतलब होता है धमाक। भाई मेरे पास माँ है, ऐसे बोलता ना, तो ऐसे मेरे पास परमाणु बम है, हिम्मत मत करना। तो वो जो ताकत है वो इजराइल से छिन जाएगी अगर वो परमाणु बम नहीं बनाता। कहेगा भाई ठीक है मैं नहीं बनाता हूँ, वो तो कह रहा है मुझे नहीं बनाना, लेकिन वो कहता है नहीं बना रहा हूँ, अब बताओ मुझे बदले में क्या मिलेगा? तो बहुत उसको दुनिया से प्रोटेक्शन मिल सकते हैं, अश्योरेंसेस मिल सकते हैं। तो ये जो डील हो रही है शांति वार्ता, ये अपने आप में ईरान के लिए विन 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 सिचुएशन है। और आप जानते हैं ये जो मिसाइलें चल रही हैं, जैसे ही शांति होती है कितनी बिकेंगी उसकी आप कल्पना कर सकते हो। दुनिया के हथियार बाजार में छा जाएगा, उसकी जो सिचुएशन बन गई है। तो इसलिए ईरान जो है वो भी खुशी खुशी चाहता है युद्ध विराम हो जाए, रूस चाहता है युद्ध विराम हो जाए, चीन चाहता है युद्ध विराम हो जाए, यूरोपीय देश चाहते हैं युद्ध विराम हो जाए, मुस्लिम देश कतर, ओमान सारे, सऊदी अरब चाहते हैं युद्ध विराम हो जाए, कोशिश कर रहे हैं युद्ध विराम के लिए। तो इन 2 हफ्तों में अगर युद्ध विराम कायम होता है तो जो दुनिया उससे बाहर निकलेगी, दुनिया की सूरत बदली हुई होगी, एक अलग दुनिया होगी। एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें अब तक का इजराइल को लेकर जो एक खतरनाक परसेप्शन बना था वो नष्ट हो चुका होगा। एक सामान्य देश की तरह इजराइल खड़ा होगा। गाजा और दूसरे मामलों में भी इजराइल को अब सोचकर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि पहले के युद्ध दे जीत कर निरंकुश हो गया था वो। अब इस बार पहली बार उसको चुनौती मिली है, तो वो भी थोड़ा सा शांत होकर बैठेगा। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि ये जो 2 हफ्ते का समय ट्रंप ने मांगा है, ये उन सारे दबावों के बीच मांगा है जब शांति की गुंजाइश है। शांति के लिए इन दोनों को भी पता है कि शांति पे बातचीत हो रही है, इसलिए इन्होंने हमलों को अपने सीमित रखा हुआ है। और हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन में, 12 दिन में, बाकी देखिए हो सकता है बात बिगड़ ही जाए, ईरान भी जोश में है। तो 10-12 दिन में या 2 हफ्ते पूरे होते होते मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि 60-70% चांसेस हैं गुड न्यूज़ मिलेगी, शांति की स्थापना होगी। नमस्कार, जय हिंद।